Hi students, welcome back. Today we will discuss the next part associated with the human digestive system, that is the absorption of food. So far we have discussed the process of ingestion, digestion. Today we will discuss the process of absorption. So how different types of food constituents are absorbed within the body of an individual. Uh, we know that we are consuming three major type of food, that is we are consuming carbohydrates, we are consuming proteins and we are consuming fats और lipids. ये तीन तरह के फूड हम जो है वो लेते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स की हम जानते हैं डाइजेशन, हमने इससे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ी है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन जो होता है वो उसकी मोनोमेरिक क्या यूनिट बनती है, अमाइनो एसिड. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की हमने देखी क्या बनती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोस एंड फ्रुक्टोज वगैरह. ठीक है. इसी तरह फैट्स की बनती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. ये मोनोमेरिक यूनिट्स हमारे तीन मेजर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बनती हैं. ठीक है. लास्ट में तो एब्जॉर्प्शन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कहां से होती है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करें, जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई से, तो वो सीधा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है वो चला जाता है कहां, हमारा लीवर में. ठीक है. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या हुआ, जो एक ऑर्गन बिना हार्ट की इन्वॉल्वमेंट के दूसरे ऑर्गन के पास डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई लेके जाता हो. ठीक है. तो तीन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने कहा, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड फैट्स हैं. ये तीनों फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोगों ने कंज्यूम करे, उसका फेट क्या निकलता है, ये अमाइनो एसिड बॉडी में कैसे जाएंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज बॉडी में कैसे जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बॉडी में कैसे जाएगा, इसको हम देखते हैं ये प्रोसेस कैसे है. अब हम देख लेते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, जो ये जो फूड को अंदर मोनोमेरिक यूनिट्स को अंदर लेके जा रहा है, इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व हो रहा है, क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरह का कोई प्रोसेस रन करता है जो इन चीज़ों को अंदर सेल्स तक पहुंचाता है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है. तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिकली दो तरह की है, पॉजिटिव, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो है जहां पे ना तो कहीं एटीपी यूज होता है, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है सब्सटेंसेस मूव करते हैं. मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इधर से सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन में है और इधर लोअर कंसंट्रेशन में है, तो यहां से यहां मूव करेंगे. ठीक है. और जब ये दोनों एक चीज और याद रखिएगा, जितनी हायर कंसंट्रेशन होगी उतनी क्विकली जो है वो सब्सटेंसेस मूव करेंगे. मान लीजिए यहां पे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल्स यहां 10 हैं तो बहुत तेज मूव करेंगे. लेकिन जब ये कहीं 900 के या 950 के पास पहुंच जाएंगे तो तब ये प्रोसेस डिफ्यूजन का स्लो हो जाएगा. यहां इस मेम्ब्रेन से इधर पास होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब ये यहाँ के सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव कर गए तो एक स्टेज आती है जब वो इक्विलिब्रियम होकर रुक जाते हैं. मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 500 यहाँ और 500 में वहां. ठीक है. बीच में एक दो वापस आते जाते रहते हैं, उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, वो लंबा हो जाएगा. ठीक है. तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया जहां मतलब ग्रेडियंट जो है अलोंग द ग्रेडियंट चले, मतलब कि डिफरेंशिएशन ज्यादा ना हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाए. कहने का मतलब इधर के सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो इधर आ जाएं, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कवर करके, लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आके रुक जाएं. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसके उलट है. यहां मान लीजिए यहां 1000 मॉलिक्यूल्स थे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये 1000 मॉलिक्यूल्स को उठा के यहां लाना है, यहां इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है. तो यहां पे ऐसा कब हो पाएगा, जब एनर्जी यूज हो पाएगी एटीपी. वहां एनर्जी यूज नहीं होती है, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिस तरफ पानी का बहाव है उसी तरफ फ्लोट करने वाली बात है. और दूसरा उसके अपोजिट है, जब आप उसके अपोजिट तैरने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी. ये वैसे एग्जांपल दे रहा हूं. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, it is along the concentration gradient without the use of ATP. this method is, क्योंकि ये सेल बायोलॉजी में मैं डिटेल में बताऊंगा, यहां नहीं बता रहा हूं मैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है. तो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन प्रोसेसेस के थ्रू ही जो है हमारा फूड जो है वो मोनोमेरिक यूनिट्स एब्जॉर्ब होनी है. पैसिव ट्रांसपोर्ट की तीन टाइप्स हैं.
सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन क्या हुआ कि जब कोई मेम्ब्रेन, ये मान लीजिए सेल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में इधर से सब्सटेंसेस इधर मूव किए, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ परमिएसिस, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में होती है ट्रांसपोर्टेशन के, उसके बिना सिंपल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होगी, ठीक है। दूसरा केस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मैंने पहले में क्या कहा, सीधे सब्सटेंसेस यहां से मूव करके इधर आ गए और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख दिया। दूसरे केस में कहता है कि इस मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज्ड टाइप की प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, यहां से मॉलिक्यूल्स को उठाएंगी और इधर डंप करेंगी, लेकिन ये एनर्जी यूज नहीं करती हैं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है जिसको ये परमिएसिस यहां पे फिक्स है, इस परमिएसिस ने इस मॉलिक्यूल को इस तरफ फेंकना है, तो ये इसको यहां बाइंड करेगी परमिएसिस और ये इसको इस तरफ डंप कर देगी, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है जहां पे परमिएसिस प्रोटीन यूज होती हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां डायरेक्ट मूवमेंट होती है, वो क्या रहा, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। यहां एनर्जी कोई यूज नहीं होती है। तो कहता है ये सिंपल डिफ्यूजन से क्या क्या सब्सटेंसेस मोनोमेरिक यूनिट्स पास हो रहे हैं। ग्लूकोज ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी जाता है, ये सिंपल डिफ्यूजन से भी जाता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जाता है। तो ग्लूकोज मूव करता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, अमाइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट प्रोटीन की ये भी जाती है, और इसके अलावा एक चीज और, क्लोरीन क्लोराइड जो है ये भी अंदर ऐसे ही जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, यहां ग्लूकोज भी जाता है, फ्रुक्टोज भी जाता है, वहां ऊपर भी जाता है फ्रुक्टोज, अमाइनो एसिड भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। तीसरा है ऑस्मोसिस, वाटर की कंसंट्रेशन हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो वाटर जो है चाहे वो माउथ से जा रहा है, स्टमक से या इंटेस्टाइन से, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस है दैट इज, अब हो गया जहां एनर्जी की जरूरत है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहां क्या जा रहा है, यहां ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, ग्लूकोज और सोडियम, ठीक है। इसी तरह सोडियम और अमाइनो एसिड ये भी को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जहां एनर्जी यूज होती है, ग्लूकोज भी जाता है, अमाइनो एसिड भी जाता है, और सोडियम भी इस प्रोसेस से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी खर्च करके जाता है। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए भाई, जो जितनी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही क्विक यहां पे भेजना है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये ना हो कि डिफ्यूजन करते रह जाएं और सब्सटेंसेस वेस्ट हो जाएं। इसीलिए कुछ चीजों को क्विकली जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है मेम्ब्रेन से पार किया जाता है, ठीक है। तो को ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज और सोडियम, यहां अमाइनो एसिड और सोडियम भी को ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो अब कोई पूछे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज में सबसे फास्ट अंदर कौन पहुंचता है, मतलब मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस करता है, तो उसका आंसर है गैलेक्टोज। अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उसके बाद आके ग्लूकोज अंदर जाता है, लेकिन फर्स्ट जो है वो गैलेक्टोज जो है वो अंदर रैपिड मूवमेंट से अंदर पहुंचता है। तो ये थी सिंपल डिफ्यूजन। अब आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये देख लीजिएगा ये अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स अंदर कैसे जा रही हैं, ठीक है। इसको हम यहां देख लेते हैं। ये देखिए प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट अमाइनो एसिड होती है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये इंटेस्टाइन का सेक्शन काट के बता रहा हूं, ये एक इंटेस्टाइन है, ये ल्यूमन है इंटेस्टाइन का, ये नीचे उसके एंटीरोसाइट सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये यहाँ नीचे उसके ब्लड कैपिलरी है, और ब्लड कैपिलरी के नीचे आप देखेंगे क्या है, लिम्फेटिक या लैक्टियल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लड वेसल्स हैं सॉरी। तो अमाइनो एसिड कहता है कि अमाइनो एसिड प्रोटीन ब्रेकडाउन होंगी, अमाइनो एसिड्स मोनोमेरिक यूनिट, और ये अमाइनो एसिड जो है सिंपल प्रोसेस के थ्रू एंटीरोसाइट से होते हुए सीधा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफ्यूज होकर चला जाएगा। इसी तरह ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमेरिक यूनिट्स ये रही ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह, ठीक है। ये जैसे ही डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, जैसे प्रोटीन्स
हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम्स पढ़ चुके हैं। तो ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये भी सिंपल इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके सीधा जो है इन सेल्स के थ्रू कहां चला आता है, नीचे, दैट इज योर्स ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट चला आता है। लेकिन इनमें से कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो है फैट्स का डाइजेशन। फैट्स का डाइजेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा लेंथी सा प्रोसेस है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि कहीं कोई अगर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल्स में जाके हम ग्लूकोज जो है वो चढ़ाने की हिदायत देते हैं, ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं। हालांकि अगर एनर्जी लेवल देखें तो फैट्स का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, 9% है, कहीं हम 4 या 4.1 से कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स का, तो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे ही आप ग्लूकोज लेंगे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन बेशक फैट्स आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देता है, लेकिन फैट्स टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए जो है कोई बीमार हुआ है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ना कि उसको घी या मक्खन कहीं खिलाया जाता है, वो हॉस्पिटलाइज स्टेट में हो तो कहीं। तो फैट्स जो है हमने पढ़े थे, फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, ग्लिसरोल जो है इन दोनों चीजों में टूटते हैं। अब एक बात समझिएगा, यहां ये दोनों चीजें डायरेक्ट यहां से इस इंटेस्टाइन के ल्यूमन से होके डायरेक्ट सेल से ब्लड में चली गई। उसका रीजन ये था कि ये वाटर सॉल्युबल है, ये दोनों क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, ये पानी में घुल जाती हैं, इसलिए इस तरह से चली गई। लेकिन फैट्स जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसके लिए उनको जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मुश्किल है। सिंपल मान के मैं बताता हूं, फैटी एसिड जो स्मॉल चेन्स है फैटी एसिड्स की, वो डायरेक्ट चली जा सकती हैं, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन जो लॉन्ग फैटी एसिड्स हैं वो नहीं जाते। इस तरह ग्लिसरॉल अल्कोहल है, इसका कुछ कंसंट्रेशन चला जाता है डायरेक्ट, लेकिन जो मेजॉरिटी में फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, उनको जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिएगा अब क्या है ये, क्योंकि ये हैं जो ब्लैक कलर के हैं, ये सारे के सारे ये हैं फैट के ग्लोब्यूल्स, ये फैट्स, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि लीवर से बाइल साल्ट्स रिलीज होंगे, सोडियम टैरोकोलेट, ग्लाइकोलेट वगैरह, यही जब उस फैट्स के ऊपर एक्ट करेंगे, उसको इमल्सिफाई करेंगे, तोड़ेंगे, तभी फैट्स अंदर जा पाएगा। कहता है यहां क्या है, ये बाइल साल्ट्स हैं, ये देखिए बाइल साल्ट का डायग्राम बना है, ये इसका हेड पार्ट है, ये देखिए, और ये इसका टेल पार्ट है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो ये क्या करता है, जो बाइल साल्ट्स हैं ये इस फैट के ग्लोब्यूल को इस तरह से ले लेते हैं और अपना हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसिली, ठीक है, मिसल भी बोलते हैं इसको। यही मिसल जो है अब कैपेबल है कि वो इन सेल से अंदर जा सके। नाउ अब जो मिसल है वो यहां से डिफ्यूज होता है, कहां, एंटीरोसाइट सेल्स में, दैट इज इंटेस्टाइन के सेल से ल्यूमन में, इंटेस्टाइन में चला गया है। अब फर्दर उसको जो है आगे जाना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्या होता है, इसको अंदर जो है जैसे ही सेल में पहुंचेगा, इसको मॉडिफाई करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, ये दोनों इसको जो है वो मॉडिफाई करती हैं, इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग करती हैं, और अब ये जो मिसल था ये काइलोमाइक्रोन बन गया है, चाइलोमाइक्रोन बन गया है। काइलोमाइक्रोन जो है अब ये स्ट्रक्चर कैपेबल है कि ये डिफ्यूज कर सके। लेकिन फिर भी एक सवाल यहां खड़ा होता है कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं गया, जाता नहीं है, ये जाता कहां है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत मोटे हैं, मतलब साइज में बड़े हैं, जिनको ये ब्लड वेसल जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनको जो है वो लैक्टियल्स के थ्रू, दैट इज लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो पास होते हैं। तो यही काइलोमाइक्रोन जो हैं वो चले गए कहां, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लैक्टियल्स। इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये इसके बीच में एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल मिल्की व्हाइट सा अपीयरेंस देते हैं, तो ये पूरा ऐसे लगता है व्हाइटिश मिल्की सा सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई इसको लैक्टियल्स कहते हैं। तो इस तरह से फैट्स का जो एब्जॉर्प्शन है थोड़ा सा टफ है, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स बाइल साल्ट्स के साथ मिलकर माइसिली बनते हैं, डिफ्यूज करके अंदर जाते हैं, उसके बाद इनको गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मॉडिफाई करके काइलोमाइक्रोन्स बनाती है। वही काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, यही लिम्फेटिक सिस्टम से ये काइलोमाइक्रोन्स होते हुए यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं, मेन ब्लड वेसल्स, उनमें आके इसको डंप कर देते हैं, सबक्लेवियन वेसल्स में आके डंप कर देते हैं, और इस तरह से ये जो है प्रोसेस रन करता है। अब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, एक विलाय का स्ट्रक्चर है, ये विलाय।
अब देख लीजिए इसमें ये ग्रीन कलर की जो नीचे दिख रही है सारी की सारी, ये पूरा पार्ट जो है, दिस पार्ट इज लिम्फेटिक वेसल, और ये कैपिलरीज नेटवर्क है, ये आर्ट्रियल, ठीक है, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाने वाला, और ये वेनल, ठीक है। तो ये कैपिलरीज नेटवर्क बना हुआ है। कैपिलरीज नेटवर्क क्या होता है भाई, जहां मान लीजिए ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसी भी ऑर्गन को डायरेक्ट बाथ नहीं करवाते हैं, वो इस तरह से मतलब आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनती हैं, वेन से वेन्यूल्स बनती हैं, और आगे जाके ये कैपिलरीज नेटवर्क बनाती हैं इस तरह से। मान लीजिए किसी ऑर्गन को कोई ये ऑक्सीजन पहुंचानी है या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, तो वो ऐसे उसको जो है यहीं से डिफ्यूज होकर मटेरियल जो है इसके पास जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जा रही है या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, और यहीं से वापस न्यूट्रिएंट्स जो हैं अनडाइजेस्टेड कंटेंट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वहीं से वापस डिफ्यूज होके चली आती है। तो ये कैपिलरीज नेटवर्क बना हुआ है। इस कैपिलरीज नेटवर्क में, क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था भाई कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या है, अप्लीके सर्कुलरीज, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा विलाय है, और विलाय के ऊपर फर्दर माइक्रो विलाय है, ठीक है। ये उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े आराम से वहां से होके जो है वो गुजरे, और फिर दैट रिजल्ट्स इनटू कि अच्छी तरह से एब्जॉर्बेशन हो जाए, ये ना हो हौश पौश में मटेरियल चला जाए, बार बार खाना पड़े। तो यहां पे वही मैं बात समझा रहा था, ये जो मैकेनिज्म चलता है यहीं पे आके पिनोसाइटोसिस प्रोसेस, एक मैं माइक्रोविलाय को अगर बड़ा कर दूं, मान लीजिए ऐसे, तो ये माइक्रोविलाय में यही माइसेले जो हैं ये क्या करते हैं, पिनोसाइटोसिस करते हैं, पिनोसाइटोसिस करके अंदर चले आते हैं, ठीक है, और ये इसके फर्दर सेल्स में चले आते हैं, म्यूकोसा से सब म्यूकोसा में, और वहां से ये डिफ्यूज होके अंदर चले जाते हैं, कहां, लैक्टियल्स में, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करना पॉसिबल है, क्योंकि इनको वो अलो करती है इस साइज को अंदर आने में। हालांकि ये जो है ब्लड कैपिलरी इसको अलो नहीं करते हैं अंदर आने में। तो ये था एब्जॉर्बेशन ऑफ डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे असेमिलेशन ऑफ फूड एंड डिफिकेशन का प्रोसेस, जो ईजेशन का प्रोसेस है, उसमें स्टूल्स वगैरह का कंपोजिशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।